हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस एम लांबा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने द लिविंग वर्ल्ड का 4th पार्ट पढ़ा और आज हम 5th पार्ट लेकर आए हैं। और लास्ट क्लास में हमने वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था, वहाँ कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर भी हम टेक्सोनॉमिकल एड्स को पढ़ेंगे। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स जो ऐसे हेल्पफुल सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनको क्लासीफाई किया हमने वेरियस कैटेगरीज में, उनका इजीली हम स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में इजीली हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उन सभी सोर्सेज को टेक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। मीन्स दे हेल्प इन दी आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ एनसीईआरटी में जो कंटेंट दे रखा है उसका एज इट इज स्टेटमेंट आते हैं, एज इट इज वो सेंटेंस ऐसे उठ के आता है और उसको हमें पहचानना होता है कि विच वन इज करेक्ट और विच वन इज इनकरेक्ट, या फिर उस स्टेटमेंट को यूज कर लिया जाता है किसी भी ऑप्शन में और वो हमारी हेल्प करता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने बायो वाले गुरुजी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुंचे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चलते हैं क्योंकि ये क्रेश कोर्स है। तो क्रेश कोर्स में हम यहाँ पर टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी ही हमारे नीट का जो मेन एक तरीके से सोर्स है। 80% क्वेश्चन यहीं से आने हैं, तो पहले हम इसी को पढ़ेंगे। तो देखिए टेक्सोनॉमिकल एड्स में वेरियस एड्स एनसीईआरटी में गिवन है और उनमें सबसे पहला है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम मीन्स एक तरीके से ऐसा सोर्स है, एक तरीके से ऐसा कलेक्शन है हब्स का। हर्बेरियम में हब वर्ड आ रहा है, तो हर्ब मीन्स इट इज़ यूज्ड फॉर प्लांट्स। तो अब यहाँ कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स। इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स। यानी प्लांट स्पेसिमेंट्स का मीनिंग है कि प्लांट्स को एक तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। और कैसे प्रिजर्व करते हैं? प्लांट को पहले ड्राई कर लिया जाता है। कोई भी प्लांट है उसको कलेक्ट करके लेके आए, उसको ड्राई किया, देन उसको ड्राई करने के बाद में उसकी लीव्स और उसके जो पार्ट्स हैं उनको प्रेस कर लिया जाता है एक जगह, यानी दबा दिया जाता है। एंड देन उनको प्रिजर्व्ड कर दिया जाता है एक सीट पर। एक पेपर की जो कार्डबोर्ड की सीट होती है उस सीट के ऊपर उसको एक तरीके से चिपका दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अब ये एज ए रेफरेंस इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं। तो दिस स्पेसिमेन कंटेंस डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम सीट। जो भी सीट पे हमने इसको चिपकाया है उस पर डिस्क्रिप्शन लिखा होता है उस प्लांट के बारे में कि वो क्या है, उसका कौन सा पार्ट उस पर लगाया हुआ है, उस पार्ट के क्या फीचर्स हैं फॉर फ्यूचर यूज़। यानी अब हम कह सकते हैं कि जो हर्बेरियम में जो स्पेसिमेन रखा हुआ है किसी प्लांट का, उसमें डिस्क्रिप्शन तो लिखा हुआ है और वो डिस्क्रिप्शन हेल्प करेगा फॉर फ्यूचर यूज़। फ्यूचर में मान लीजिए हमें कोई प्लांट स्टडी करना है, किसी प्लांट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम किसी पर्टिकुलर हर्बेरियम में जाएंगे और पर्टिकुलर प्लांट का नेम बताएंगे उनको, तो वो हमें उसमें उस प्लांट का स्पेसिमेन ला के देंगे और स्पेसिमेन को हम ईजिली स्टडी करके बता सकते हैं कि इस प्लांट के ये वास्तव में रियल में ये पार्ट्स होते हैं, ये इसके फीचर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब वो जो सीट है उस सीट पे उसमें लेबल किया हुआ रहता है, एक वेल लेबल्ड रहती है वो सीट, उस पर लेबल किया हुआ रहता है और लेबल में क्या लिखा रहता है? डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। उस प्लांट को किस दिन और किस जगह से कलेक्ट किया गया है ना, उस हर्बेरियम में लाया गया। एंड देन इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, इंग्लिश में और उसका उस लोकल एरिया में क्या नेम है और उसका जो साइंटिफिक नेम क्या है वो भी उस सीट पे लिखा हुआ रहता है। साथ में फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम, और उसकी फैमिली कौन सी है, साथ में किसने कलेक्ट किया है, ये भी एक तरीके से उस पर लेबल किया हुआ रहता है। साथ में उस प्लांट का डिस्क्रिप्शन भी उस पर लिखा रहता है उस सीट पे। तो ये जो सीट है ये एज इट इज आप कह सकते हैं हर्बेरियम में रखी हुई रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाट इज हर्बेरियम सीट या व्हाट इज हर्बेरियम। तो आप कह सकते हैं इट कंटेन्स ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीट। यानी हर्बेरियम क्या है? एक तरीके से जो प्लांट स्पेसिमेन है उसको ड्राइड करके, प्रेस करके और प्रिजर्व करके एक सीट पे रख दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये लाइन एज इट इज क्वेश्चन में आती है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। हर्बेरियम एक तरीके से हर्ब वर्ड आ रहा है तो मीन्स प्लांट की इंफॉर्मेशन बताता है ये, और प्लांट जो स्पेसिमेन रखा होता है वो किस तरीके से रखा होता है, बोले ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीट। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का जो बहुत ही बार यूज हुआ है क्वेश्चन में, और ये है कि हर्बेरियम सर्व्स एज ए क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल एड्स। देखो, क्विक रेफरल सिस्टम मतलब जल्दी से हम इसको रेफर कर सकते हैं। कुछ भी, किसी भी प्लांट के बारे में हमें स्टडी करना है, किसी भी प्लांट के बारे में एक बेसिक जानकारी चाहिए, तो हम हर्बेरियम से उस प्लांट का जो हर्बेरियम सीट है वो निकाल करके एक तरीके से हम रेफर कर सकते हैं उस नॉलेज को। ठीक है ना, वहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है। तो इट इज सर्व्स एज ए क्विक रेफरल सिस्टम। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में ये क्विक रेफरल सिस्टम की तरह यूज होता है। तो यहाँ पर एक तो ये सेंटेंस
इट इज़ यूज्ड एज ए क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़, इट इज़ गिवन इन NCERT, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एंड ये कई बार यूज किया हुआ है एग्जाम के अंदर, ऑप्शंस में यूज किया हुआ है। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि हर्बेरियम है वो किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है, उसको ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व कर दिया जाता है सीट पे। ये दोनों सेंटेंस आपको ध्यान रखने, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड, दैट इज बोटेनिकल गार्डन्स। तो बोटेनिकल गार्डन्स, अब यहाँ पर भी आपको पता चल गया, बोटेनिकल मतलब प्लांट से रिलेटेड और गार्डन में तो प्लांट से होते हैं, तो आप कह सकते हैं ये गार्डन्स हैं जो आप कह सकते हैं एक तरीके से प्लांट्स को वहाँ पर उगाया जाता है, प्लांट्स को एक तरीके से कल्टीवेट किया जाता है। तो इस गार्डन में क्या होता है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। तो यहाँ पर अब देखो हर्बेरियम में तो हमने प्लांट्स के पार्ट्स को प्रिजर्व करके रखा है, ड्राई करके रख दिया है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हम लिविंग प्लांट्स को, यानी गार्डन के अंदर तो लिविंग प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, तो कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। अब हम उस गार्डन में जाके किसी भी प्लांट को हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर जो प्लांट स्पीसीज है उस गार्डन में, वो प्लांट स्पीसीज किस लिए ग्रो करवाई जाती है, तो प्लांट स्पीसीज इन दैट बोटेनिकल गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेज। यानी हमें किसी को पता नहीं है, मान लीजिए कौन सा प्लांट नाम सुना है लेकिन उसका एक तरीके से मॉर्फोलॉजिकल कभी देखा नहीं हमने, तो हम उस गार्डन में जाके देख सकते हैं। और इस गार्डन का यहाँ जो एम होता है, पर्पज यही होता है कि टू आइडेंटिफाई दी प्लांट्स, यानी आप कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए वहाँ पे इनको ग्रो करवाया जाता है। और जब गार्डन में जाएंगे तो वहाँ पर एवरी प्लांट जो है वो लेबल्ड होगा और उस लेबल पे क्या लिखा होगा, साइंटिफिक नेम एंड देयर फैमिली नेम। यानी इस तरीके से आप कह सकते हैं बोटेनिकल गार्डन में जो भी प्लांट है वो ग्रो करवा रहे हैं हम, तो उसका साइंटिफिक नेम और फैमिली नेम वहाँ लिखा रहता है। तो हम इजीली उस साइंटिफिक नेम और फैमिली नेम से हम उस प्लांट को आराम से स्टडी कर सकते हैं, उसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन उसकी स्टडी कर सकते हैं कि किस तरीके से उसका मॉर्फोलॉजी है, किस तरीके से उसके अंदर जो वेरियस पार्ट हैं उनको ईजिली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो बोटेनिकल गार्डन है जो स्टडी पर्पज से यूज होता है, दैट इज़ क्यू इज ए प्लेस है ये, और ये कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। ऐसे इंडिया में जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वो हावड़ा में है, और NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है, इंडिया में है ये दो। तो ये NCERT में एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो आपको स्पेशली याद रखना है जो क्यू है वो इंग्लैंड में है और ये इंडियन बोटेनिकल गार्डन और NBRI है ये कहाँ पर है, इंडिया में है। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। तो फ्रेंड्स, बोटेनिकल गार्डन तो एक आप कह सकते हैं एक बेसिक एग्जाम्पल हो गया, इसमें तो हम खुद ही समझ सकते हैं कि उस गार्डन में ऐसे प्लांट लगा रखे हैं जिनको हमने देखा नहीं, और हम इजीली वहाँ जाके उनके बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। थर्ड है दैट इज़ म्यूजियम। म्यूजियम का नाम सुना होगा आपने। एक तो आप कहते हैं हिस्टोरिकल म्यूजियम होते हैं, तो हिस्टोरिकल म्यूजियम में तो जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स रखे होते हैं, यानी जितने भी जो पुराने वार हुए हैं, जितने भी किंग हुए हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड म्यूजियम की बात करें तो ये म्यूजियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होते हैं। कहाँ होते हैं? दीज म्यूजियम आर यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी पर्पजेज लाइक स्कूल एंड कॉलेजेज। स्कूल और कॉलेजेज में म्यूजियम बना रहता है, उसमें एनिमल्स एंड प्लांट्स को रखा रहता है एज ए प्रिजर्व्ड कंडीशन, एज ए स्पेसिमेन कंडीशन में। तो आप कह सकते हैं कैसे रखते हैं, प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। यानी स्कूल और कॉलेजेज में जब प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड स्टडी करनी होती है तो वहाँ रेफरेंस बुक चाहिए होती है, रेफरेंस चाहिए होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, म्यूजियम होता है। तो म्यूजियम क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यूज होता है, और इस म्यूजियम में होता क्या है, प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन होते हैं। यानी लिविंग नहीं है, प्लांट भी एक तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है और एनिमल भी प्रिजर्व किया है। तो प्रिजर्व कैसे करते हैं, तो एनिमल्स को देखो, प्रिजर्व्ड इन एनिमल्स को कैसे करेंगे, कंटेनर्स और जार्स, कोई भी कंटेनर या जार है ना, इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, यानी उस कंटेनर या जार में, यानी जो जार और कंटेनर है उसमें क्या फिल कर दिया जाता है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारा जो स्पेसिमेन है वो डिकम्पोज नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर कंटेनर और जार के अंदर एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन फिल किया रहता है और उसमें हमारा जो स्पेसिमेन है, स्पेशली जो एनिमल स्पेसिमेन है, उसको रख दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे ही कैसे प्रिजर्व करते हैं, एज ड्राई स्पेसिमेन। ऊपर तो हमने प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखा उस स्पेसिमेन को, लेकिन अब की बार ड्राई स्पेसिमेन भी यूज कर सकते हैं। तो म्यूजियम में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर भी प्रिजर्व किया रह सकता है, साथ में एज ए ड्राई स्पेसिमेन भी उसको रखा रह सकता है। और साथ में जो इंसेक्ट होते हैं उनको कैसे रखते हैं, तो इंसेक्ट आर केप्ट इन इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है। बॉक्स में कैसे, आफ्टर कलेक्शन के, जब इंसेक्ट को हम ले आए तो कलेक्शन कर लिया, आफ्टर कलेक्टिंग, है ना, किलिंग एंड पिनिंग, यानी आप कह सकते हैं उसको कलेक्ट करने के बाद में उसको किल कर दिया, किल करने के बाद में उसको पिन से उस बॉक्स में फिक्स कर दिया। तो इंसेक्ट बॉक्स होते हैं।
ठीक ऐसे ही फ्रेंड्स जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं उनको स्टफ्ड एंड प्रिजर्व कर दिया जाता है, यानी एक तरीके से उनका अंदर का जो एक बाहर से एक तरीके से स्किनी होती है स्टफ कर दिया जाता है, उसको स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, यानी उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं किल करके उसको बाहर एक तरीके से उसका स्पेसिमेन रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लार्ज एनिमल्स को स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड कंडीशन में रखा जाता है। ठीक ऐसे ही जो वहाँ पर एनिमल्स के स्केलेटन भी हो सकते हैं म्यूजियम में। तो देखो म्यूजियम में क्या क्या हो सकता है, एक म्यूजियम के अंदर, यानी जो म्यूजियम होता है कहाँ, पहले तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होता है, और इसका जो पर्पज इसमें कैसे क्या रखा होता है, बोले प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स रखे होते हैं, प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, यहाँ लिविंग नहीं है, सब एक तरीके से डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स ही होते हैं, वो एज ए स्पेसिमेन रखे होते हैं। और इनका पर्पज़ क्या है, फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, स्कूल कॉलेजेस के अंदर स्टडी के लिए यूज़ होते हैं ये। इनको कैसे रखते हैं, तो बोले कंटेनर्स और जार में एज ए प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में भी रख सकते हैं, ड्राई स्पेसिमेन के फॉर्म में भी, इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में, लार्ज एनिमल को स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड कंडीशन में रखते हैं, और साथ में कह सकते हैं जो स्केलेटन को भी वहाँ म्यूजियम में रखा जा सकता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये एनसीईआरटी में दे रखी है, और स्पेशली यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि म्यूजियम में प्लांट एंड एनिमल बोथ स्पेसिमेन है वो प्रिजर्व्ड किए जाते हैं, ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऊपर आपने देखा हर्बेरियम एंड बोटेनिकल गार्डन, उनमें प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ प्लांट से रिलेटेड ये टेक्सोनॉमिक एड्स हैं, लेकिन म्यूजियम है वो एनिमल और प्लांट्स दोनों के लिए यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट था। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज जूलॉजिकल पार्क्स। तो जूलॉजिकल पार्क्स का मतलब जू होती हैं, तो आप कह सकते हैं जूलॉजिकल पार्क का मतलब होता है ऐसे पार्क हैं जहाँ एनिमल्स को रखा जाता है। तो अब एनिमल्स को वहाँ ऐसे तो है नहीं कि उनको पिंजरों में कैद किया जाएगा। जूलॉजिकल पार्क का बेसिक मीनिंग ये होता है कि एक पार्क है जहाँ पे पूरा जंगल की तरह एक आर्टिफिशियल ग्रोन करवाया हुआ और उसके अंदर पर्टिकुलर प्लेस में किसी पर्टिकुलर एनिमल को रखा हुआ है ना, सेम नेचुरल कंडीशन जैसे ही रखा हुआ है। तो आप कह सकते हैं जूलॉजिकल पार्क में होता क्या है कि वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, यानी वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, यानी वो है जंगल जैसा ही है ना, लेकिन वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, वहाँ ग्रीनरी है, वहाँ पर ट्रीज हैं, उनके अंदर ही उसको रखा गया है, बट वहाँ प्रोटेक्टेड एरिया है वो, यानी बाहर से कोई उनमें आ नहीं सकता। तो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं अंडर ह्यूमन केयर, और ह्यूमन वहाँ पर केयर करता है उनकी। ऐसे नहीं है कि वो अपने आप ही रहेंगे, उनको वहाँ पर ह्यूमन है ना, वहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है ताकि उनकी केयरिंग फैसिलिटी पूरी है वो ध्यान रखी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये स्पेशली ध्यान रखना है, जूलॉजिकल पार्क है वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है और वहाँ पर ह्यूमन केयर इन्वॉल्व होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, यानी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, नेचुरल क्या जैसा है लेकिन प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना, नेचुरल जैसा है बट प्रोटेक्टेड है, और साथ में आप कह सकते हैं अंडर ह्यूमन केयर रखा जाता है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आप कह सकते हैं ये जूलॉजिकल पार्क से हमें क्या हेल्प मिलेगी, विद दीज पार्क्स हेल्प इन लर्निंग अबाउट, क्या सीखने को मिलता है यहाँ पर, हेल्प इन लर्निंग अबाउट फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। उस पार्क के अंदर हम एनिमल के बारे में ये पता चल जाएगा कि इसका क्या फूड हैबिट है, या कौन कौन सा फूड है वो अपटेक करता है, कौन से फूड को खाता है, और साथ में उसका बिहेवियर भी हमें पता चल जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर इन जूलॉजिकल पार्क्स में जो एनिमल्स होते हैं उनका फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर स्टडी किया जाता है, और उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट की तरह ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, मतलब एक तरीके से जंगल टाइप में होगा लेकिन प्रोटेक्शन होगा वहाँ पर, और ह्यूमन केयर वहाँ पर इन्वॉल्व होती है। तो ये स्पेशली याद रखना है कि जूलॉजिकल पार्क है वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, वहाँ पर ह्यूमन केयर होती है, और वहाँ पर उसके फूड हैबिट और उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी किया जाता है। अब आप कह सकते हैं कि जो भी जू होता है, ऑल एनिमल्स इन जू भाई जूलॉजिकल पार्क के अंदर जो है प्रोवाइडेड द कंडीशंस सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। अभी हम पहले भी बता चुके हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड किया जाता है, बट वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होता है। तो आप कह सकते हैं जू के अंदर ऑल एनिमल्स प्रोवाइडेड द कंडीशंस सिमिलर टू दी देयर नेचुरल हैबिटेट्स, उनका जो नेचुरल हैबिटेट जैसे जंगल में रहते हैं वैसे ही जूलॉजिकल पार्क में उनको रखा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। बस ह्यूमन केयर होती है, तो नेचुरल हैबिटेट है ना वैसा का वैसा जूलॉजिकल पार्क होता है। तो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज नेचुरल हैबिटेट के जैसे ही उनको वहाँ रखते हैं, साथ में ह्यूमन केयर इन्वॉल्व होती है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि ह्यूमन केयर होती है, साथ में प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, तो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है, ह्यूमन केयर प्रोवाइड की जाती है, और नेचुरल हैबिटेट जैसी मतलब जो कंडीशन है वैसी उनको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से ये जूलॉजिकल पार्क है, इनमें एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड, दैट इज कीज। ये जो टर्म है कीज, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि इसको थ्योरेटिकल हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली इसका जो नहीं हुआ। जूलॉजिकल पार्क को हमने देखा है, बोटेनिकल गार्डन को देखा है, म्यूजियम को देखा है, हर्बेरियम को भी काफ़ी स्टूडेंट ने देखा होगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पर कीज की बात करें तो वास्तव में कीज क्या है, तो की होता है मतलब जैसे मान लीजिए हमारे जो लॉक होता है उसमें की होता है, उसको खोलता है तो एक पर्टिकुलर की होती है,
किसी लॉक को खोलने के लिए ऐसे तो नहीं हर की से खुल जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप कह सकते हैं ऐसे ही किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, किसी ऑर्गेनिज्म को अगर आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, तो कीज यूज की जाती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कि कीज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो एक तो लाइन ये ध्यान रखना है, कीज आर यूज्ड फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। म्यूजियम में भी प्लांट एंड एनिमल बोथ थे, है ना, लेकिन प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए यूज होता है। एंड कीज आर बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, यानी आप कह सकते हैं कि दो अपने आप में दो ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो सकते हैं चाहे वो एनिमल हो सकते हैं, ठीक है ना, या कोई प्लांट का पार्ट हो सकता है, तो उनके बीच में जो सिमिलरिटीज़ हैं और डिसिमिलरिटीज़ के बेसिस पे हम उनको अलग अलग करेंगे। तो ये एक तरीका है। तो ये जो लाइन है स्पेशली प्लांट एंड एनिमल्स बोथ के लिए ये यूज किया जाता है, दोनों के आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है। तो कीज स्पेशली आइडेंटिफिकेशन में यूज होती है, हमें पहचानना होता है, क्योंकि वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वेराइटी ऑफ एनिमल्स हैं, वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं, तो इन सब के अंदर हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है ना। बहुत सारे हैं हमारे पास, तो उनमें से किसी इंडिविजुअल तक कैसे पहुंचेंगे, तो हम कुछ कीज यूज करेंगे यहाँ पर, तो वो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज पे बेस्ड होंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक तो याद रखना आपको, कीज हैं यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। दूसरा कीवर्ड बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कीज के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी में कि कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कोई की बनी हुई है तो वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे बनी हुई है, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए हमने दो कैरेक्टर डिजाइन कर दिया, अब एक तो उसके लिए फिट नहीं बैठता, दूसरा उसके लिए फिट बैठता है, तो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है ना, हम वहाँ पर यूज किए जाते हैं। और अब उन दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से दो स्टेटमेंट बनाते हैं बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी कीज है तो दो स्टेटमेंट बनाएंगे। बोथ स्टेटमेंट है ना, उनका जो पेयर है उस पेयर को बोलेंगे कपलेट। द पेयर ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड कपलेट, एंड उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, लीड, एलईडी, इज स्टेटमेंट इन की। यानी आप कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, वो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बेस्ट पे हम दो की स्टेटमेंट बनाएंगे, और वो दो की हैं, दो स्टेटमेंट हैं, उन दोनों को कंबाइंडली बोलेंगे कपलेट, और ईच स्टेटमेंट को बोलेंगे लीड। तो अब पहले तो आपके लिए यही ध्यान रखना है कि कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि उन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज किया जाता है, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का जो पेयर है उस पेयर को बोलते हैं कपलेट। तो कपलेट टर्म याद रखनी है। फिर थर्ड क्या रिमेंबर रखना है कि जो ईच स्टेटमेंट इन द कपलेट, ईच स्टेटमेंट इन द की में जो एवरी स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे अबाउट दी बोथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में दो स्टेटमेंट लिखेंगे, तो उन स्टेटमेंट्स को कंबाइंडली उस पेयर को तो बोलेंगे कपलेट, बट इंडिविजुअल जो स्टेटमेंट है ईच स्टेटमेंट उसको बोलेंगे लीड। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है, लीड, कपलेट, ये स्पेशली याद रखना है, और कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं तो इनके बेसिस पे हम कैसे चूज करेंगे, तो बोले दो कैरेक्टर हैं। अब इसमें एक एग्जांपल बताते हैं आपको, ऐसे समझ में नहीं आने वाला है क्योंकि टोटली थ्योरेटिकल पार्ट है ये। तो यहाँ पर आपको ऐसे बता दें कि मान लीजिए आपके पास 3-4 फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स जैसे बनाना रख दिया, ऑरेंज रख दिया, और आपको जैसे मान लीजिए पाइनएप्पल, ये एप्पल रख दिया, और ऐसे आप कह सकते हैं पाइनएप्पल रख दिया। तो चारों फ्रूट्स को आप जानते हैं। अब मान लीजिए आपको पता नहीं है ये चारों फ्रूट्स को, आप इनका नाम नहीं जानते और आपके सामने रखे हुए हैं, तो अब मैं आपको चारों फ्रूट्स रख दिए और आपको दो की दूंगा। उसमें की में ऐसे लिखूंगा कि जो फ्रूट है उसका एक मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिख दूंगा कि एक थिन स्किन है, सॉफ्ट स्किन है, और अनपील्ड है, मतलब अनपील, उसको मतलब पील नहीं कर सकते, है ना, अनपील्ड है यानी उसको छिल नहीं सकते। तो अब ऐसा कौन सा फ्रूट है उसमें, या दूसरा स्टेटमेंट दूंगा कि स्किन बहुत ही थिक है और वो थोड़ा फ्लेसी है, जैसे होता है ना मासल जैसी फ्लेसी है, लेदरी टाइप में है, और उसको इजीली पील ऑफ कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि आपके पास फ्रूट था बनाना, और एक एप्पल, और एक पाइनएप्पल, ठीक है ना, और एक था आपके पास जैसे मान लो कौन सा बताया मैंने, तो एक बनाना था, एक एप्पल था, एक पाइनएप्पल था, ठीक है ना। तो अब इसमें मैंने जो स्टेटमेंट ये दो की बताई, आपको दोबारा से देखना, दो की बताई। फर्स्ट की, ए फ्रूट विच हैव थिन स्किन, थिन एंड अनपीलेबल, मतलब उसको अनपीलेबल एंड पील ऑफ नहीं कर सकते, मतलब छिल नहीं सकते। तो थिन स्किन और अनपीलेबल स्किन किसकी होती है, बोले थिन होती है एप्पल की, और अनपीलेबल है उसको छील नहीं सकते आप, मतलब हटा नहीं सकते ना, ऐसे चाकू से छीलना अलग बात होती है, तो उसका होता है ऐसे। दूसरा स्टेटमेंट क्या बताया,
तो दूसरा स्टेटमेंट बताया कि इसका जो स्किन है वो थिक है और लेदरी स्किन है और इजीली पीलेबल है, मतलब उसको पील ऑफ कर सकते हैं, छील सकते हैं। तो दिमाग में क्या आएगा, बोले केले की जो यानी बनाना की जो स्किन है वो थिक है, ठीक है ना, और थोड़ा सा लेदरी टाइप में भी है और उसको इजीली पील ऑफ कर सकते हैं, छील सकते हैं। तो अब ये जो दो की बताई, इस की के बेसिस पे हम उस फ्रूट को डिज़ाइन एक तरीके से निकाल सकते हैं कि कौन सा फ्रूट है। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए ना, स्किन के बेस्ड पे, स्किन एक की थिन एक की थिक, एक को पील ऑफ कर सकते हैं, एक को पील ऑफ नहीं कर सकते, यानी जिसका थिन स्किन है उसको पील ऑफ नहीं कर सकते और जिसका थिक स्किन है उसको पील ऑफ कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में एक तरीके से कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट है, यानी दोनों ऑपोजिट स्टेटमेंट है। और इन ऑपोजिट स्टेटमेंट के बेसिस पे यानी दो स्टेटमेंट हमने लिखे हैं, तो उस दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंडली तो बोलेंगे कपलेट और इंडिविजुअल स्टेटमेंट को बोलेंगे लीड, और वास्तव में दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है। तो इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम आसानी से पहचान सकते हैं उन स्टेटमेंट से, ठीक है ना। जैसे कि बनाना और एप्पल में हमने पहचान लिया, तो अब आप कह सकते हैं कि कीज रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस। कीज वास्तव में क्या रिप्रेजेंट करती हैं, एक चॉइस अपने को प्रोवाइड करती हैं कि ऑपोजिट ऑप्शंस की एक चॉइस, कि दो ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, जैसे बनाना एक बोला कि थिन स्किन एंड अनपीलेबल, और दूसरा बोला थिक स्किन एंड पीलेबल, जिसको पील ऑफ कर सकते हैं। तो दोनों के अंदर देखा तो दोनों अपने आप में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं और दोनों स्टेटमेंट भी ऑपोजिट ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में से हम एक चुनेंगे, जैसे हमारे पास केला हमने हाथ में लिया तो उन दोनों में से एक चुनेंगे। तो बोले हम देखें हमारा जो हाथ में लिया वो क्या है, बोले उसकी थिक स्किन है और वो इजीली पील ऑफ हो सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ही हमने चुना, एक स्टेटमेंट चूज किया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कीज के अंदर क्या होते हैं, चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस। दो ऑप्शन हमारे पास है, उनमें से दोनों में से एक हमें चूज करना है। तो दोनों स्टेटमेंट्स में से हमने कौन सा चूज किया उस फ्रूट को देख के, कि एक हाथ में फ्रूट है और सामने दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो दोनों स्टेटमेंट में से हमें चूज करना है। तो हमने देखा कि दो फ्रूट थे, एप्पल और बनाना, और हमने क्या किया, दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं हमारे पास, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि आपके पास जो फ्रूट है ना, नाम पता नहीं हमें अभी, आपके पास जो फ्रूट है क्या उसका स्किन थिन है, क्या वो पील ऑफ किया जा सकता है उसकी स्किन को, तो हम बोलेंगे थिन तो नहीं है लेकिन पील ऑफ किया जा सकता है। तो क्या उसका स्किन थिक है और पील ऑफ किया जा सकता है, तो बोले हाँ थिक भी है और पील ऑफ भी किया जा सकता है। तो फिर उसके आगे लिखा होगा कि आपने उस ऑप्शन को चूज किया तो आगे लिखा होगा बनाना, यानी वो फ्रूट कौन सा है, बनाना है, तो आपको उसका नाम पता चल गया। तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मेन जो थिंग यहाँ पर है कि कीज रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस। दोनों स्टेटमेंट हैं, दो ऑप्शन हैं और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। एक का एक्सेप्टेंस होगा और दूसरे का रिजेक्शन। दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट हमारे लिए गलत होगा और दूसरा सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास दो फ्रूट थे, उसमें से एक फ्रूट हमने उठाया और फिर उस फ्रूट को देखा और दोनों स्टेटमेंट को पढ़ा, दोनों कपलेट को पढ़ा और कपलेट में रीड किया तो पता चला कि एक में लिखा हुआ थिन स्किन और नॉन पीलेबल। तो हमने देखा हमारा जो फ्रूट है वो थिन स्किन और नॉन पीलेबल, बोले नहीं थिन स्किन तो नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा हमने, बोले थिक स्किन एंड पीलेबल, यानी थिक स्किन है और इजीली छील सकते हैं, पील ऑफ कर सकते हैं उसकी स्किन को, है ना, थिक स्किन है और इजीली पील ऑफ कर सकते हैं। तो जो बनाना है वो हाथ में हमने ले रखा है। तो अब दूसरा स्टेटमेंट हमारे लिए सही हो गया। तो आप कह सकते हैं पहले स्टेटमेंट को तो हमने रिजेक्ट कर दिया और दूसरे स्टेटमेंट को हमने एक्सेप्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे और उन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेस्ड पे ही दो ऑपोजिट ऑप्शंस दिए गए, दो स्टेटमेंट दिए गए, जिनको हमने कमांडली कपलेट कहा और उनको इंडिविजुअली उनको लीड बोलते हैं। और अब हमने उस स्टेटमेंट को पढ़ा तो एक स्टेटमेंट हमने एक्सेप्ट किया, दूसरे स्टेटमेंट को हमने रिजेक्ट किया। तो जब एक्सेप्ट किया तो इसका मतलब हम वो एक्सेप्ट किया है वो किस बेसिस पे एक्सेप्ट किया कि हमारा फ्रूट वैसा ही है ना, उस स्टेटमेंट को, जो उस स्टेटमेंट में जो कैरेक्टर शो कर रहा है वो हमारे फ्रूट के अंदर है। तो अब हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अब उस स्टेटमेंट से हम क्या कर लेंगे, हम उस स्टेटमेंट से इजीली पता कर लेंगे कौन सा फ्रूट है, क्योंकि उस स्टेटमेंट के आगे लिखा हुआ है कि ये फ्रूट है, तो उसमें लिखा हुआ आगे बनाना, तो हमारे हाथ में क्या है, बनाना, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे बेस्ड दो स्टेटमेंट डिजाइन करते हैं जिनको कपलेट बोलते हैं, और ये स्टेटमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट ऑप्शंस होते हैं। इनमें से एक एक्सेप्ट होता है, दूसरा रिजेक्ट होता है, और एक्सेप्टेंस के बेसिस पे हम उस पर्टिकुलर जो प्लांट या जो एनिमल है उसको हम पहचानते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं सेपरेट की इज रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी, यानी ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी लाइक जैसे स्पीसीज है, जीनस है एंड फैमिली, ये अपने आप में अलग अलग डिफरेंट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं। तो ईच कैटेगरी के लिए अलग अलग कीज यूज होंगी, है ना, ऐसे नहीं एक की है सभी कैटेगरी के लिए यूज हो सकता है, नहीं।
ठीक है ना, उनके कैरेक्टर्स पे बेस्ड अलग अलग कीज डिजाइन की होंगी। तो यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम में आने के लिए, तो बोले सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो ये है कि कीज आर यूज्ड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के लिए यूज होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, कीज आर बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि दे कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए स्टडी होता है, और दो द पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर है उसको हम कपलेट बोलते हैं, उनके लिए दो स्टेटमेंट जनरेट होंगे, उनको कपलेट बोलेंगे, एंड ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड। अब ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो दोनों ऑपोजिट ऑप्शन है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, और एक हम एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कैरेक्टर दिखेगा ना, तो एक स्टेटमेंट तो बोलेगा नहीं ऐसा कैरेक्टर नहीं है, तो उसको तो रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा स्टेटमेंट जो कैरेक्टर बोलेगा उसको हम पहचानेंगे कि हाँ सही है हमारे, है ना, तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन यानी ऑपोजिट ऑप्शन एंड एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, ये जो कीवर्ड्स हैं स्पेशली माइंड में रखने हैं आपको कीज के लिए, ठीक है ना। तो मेन चीज़ था सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेस्ड पे, और दूसरा था बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और तीसरा आपको कपलेट वर्ड का मीनिंग याद रखना है कि कपलेट मीन्स द कंबाइंड स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट्स फॉर टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड कपलेट। और जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट है उसको बोलेंगे लीड, ठीक है ना, उसको लीड कहेंगे। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एवरी जो कैटेगरी है टेक्सोनोमिक कैटेगरी, उसके लिए ईच कैटेगरी के लिए सेपरेट कीज रिक्वायर्ड होती हैं, सेपरेट कीज आर रिक्वायर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है और जो एग्जाम में आया हुआ है, यूज किया हुआ है कि कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल इन नेचर होती हैं। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में एज इट इज़ ध्यान रखना है, कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, यानी हम कीज के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को ईजिली हम पहचान सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे कितनी भी हमारे पास सैंपल रखे हुए हो, सिर्फ हमने एक को उठाया और जो कीज लिखी हुई है उन कीज के बेसिस पे एक तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कीज पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो है वो टेक्सोनोमिक ऐड है, वो फ्लोरा। तो फ्लोरा मतलब प्लांट से रिलेटेड है ना, फ्लावर जो प्लांट से रिलेटेड होते हैं, तो फ्लोरा मीन्स रिलेटेड टू दी प्लांट। तो अब आप कह सकते हैं इट इज़ एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। देखो एक तो ये ध्यान रखना है कि प्लांट के हैबिटेट के बारे में बताएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो कहाँ पर कम कितना ज़्यादा है, ठीक है ना, उसके बारे में बताएगा। ऑफ ए गिवन एरिया, कोई भी गिवन एरिया है उसके अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है और उसका हैबिटेट कैसा है, उसके बारे में फ्लोरा बताता है। तो फ्लोरा का मतलब फ्लोरा यूज फॉर प्लांट्स, और प्लांट्स में भी किसको बताएगा, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप कह सकते हैं फ्लोरा आल्सो प्रोवाइड इंडेक्स टू प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। एक एरिया में जितने भी प्लांट स्पीसीज हैं उनका एक इंडेक्स है, एक तरीके से एक फ्लोरा एक बुक है, उसमें पूरे तरीके से उनको लिखा हुआ है, और उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो फ्लोरा रिलेटेड टू द पर्टिकुलर एरिया ऑफ ए प्लांट, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट जो ग्रो हो रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताता है। लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन बताता है ये इंपॉर्टेंट है, तो बोलेंगे हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स। तो फ्लोरा रियल में गिवन एरिया में जो प्लांट्स हैं उनका हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि अब आगे कुछ एड्स आएंगे उनमें भी ये एरिया यूज होगा, पर्टिकुलर गिवन एरिया। तो आपको याद रखना है इन ए गिवन एरिया हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स, है ना, उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरा। तो फ्लोरा एक बुक है, और उस बुक में एक पर्टिकुलर एरिया में जो आने वाले सभी प्लांट्स का हैबिटेट और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में लिखा होता है, उसको फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मैनुअल्स। तो मैनुअल्स जो है ये अपने आप में क्या है, तो मैनुअल्स का मतलब ये है कि इट एक तरीके से बुक है, इट्स ए बुक कंटेनिंग कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स। देखो ये भी प्लांट से रिलेटेड ही है, फ्लोरा भी प्लांट से रिलेटेड, मैनुअल भी प्लांट से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या है, बोलेंगे इट इज़ ए बुक, ये एक बुक है, और इस बुक के अंदर क्या है, लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स ऑफ एरिया, यानी प्लांट्स का ही डिस्क्रिप्शन है और उसकी लिस्ट है, और एक एरिया की, है ना, जितनी भी स्पीसीज हैं उस एरिया में उनका लिस्ट है एक तरीके से, और साथ में वो किस लिए यूज होता है, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के नेम के आइडेंटिफिकेशन में ये मैनुअल यूज होता है। यानी यहाँ पर उसका हैबिटेट नहीं बता रहा हो, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा। देखो डिफरेंस क्या हो गया फ्लोरा और मैनुअल में, कि गिवन एरिया के अंदर जो प्लांट हैं उन्हीं के बारे में है, दोनों ही प्लांट की इन्फॉर्मेशन बताते हैं इन ए गिवन एरिया, लेकिन फ्लोरा बताता है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स, जबकि मैनुअल्स क्या बताता है, इट इज़ यूज्ड फॉर इन्फॉर्मेशन या प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज, यानी उस एरिया में कौन सी स्पीसीज होती है, तो उन स्पीसीज के बारे में ये बताता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ स्पेशली याद रखना है दोनों गिवन एरिया में है, प्लांट्स के लिए है, बट
फ्लोरा हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है प्लांट का, और मैनुअल है वो उसके आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज को बताता है, यानी उसकी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब ऐसे ही मोनोग्राफ, तो मोनोग्राफ जो है, देखो मोनो में मोनो वर्ड यूज हुआ है, तो मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो हमने जितने भी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पढ़ा तो उनमें हमने बोला कि उनको सिंगल को टेक्सोन बोलते हैं। तो इट कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सोन, किसी भी एक टेक्सोन के बारे में, यानी जैसे मान लीजिए कोई किंगडम है, जैसे मेमल, तो मेमल्स के बारे में लिखा हुआ, या फिर कोई क्लास जैसे किंगडम है एनिमल किंगडम के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कोई क्लास है मेमेलिया उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे कोई डिवीजन है जैसे एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म के बारे में लिखा हुआ है, तो उनको बोलेंगे मोनोग्राफ्स, यानी पर्टिकुलर टेक्सोन के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दे रखा है उस बुक में, तो उसको बोलते हैं मोनोग्राफ्स, ठीक है ना। तो मोनोग्राफ्स में मतलब एनी वन टेक्सोन के लिए इंफॉर्मेशन। एंड ऐसे ही कैटलॉग, तो कैटलॉग का मतलब ये होता है कि कैटलॉग में अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस में जितनी भी स्पीसीज पाई जाती है उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा हुआ रहता है, ABCD ऐसे, ठीक है ना। तो जो भी स्पीसीज होंगी उनका अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट, तो कैटलॉग में स्पेशली आपको याद रखना है कि अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट ये स्पेशली लाइन है। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स कैटलॉग के लिए अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट का लाइन आपको रिमेंबर रखना है। एंड मोनोग्राफ में मोनो वर्ड या यूज करना है, यानी एनी वन टेक्सोन, किसी भी एक टेक्सोन के बारे में लिखा होता है, तो मोनो का मतलब एनी वन टेक्सोन, कैटलॉग का मतलब अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट। और मैनुअल एंड जो फ्लोरा है इनका मीनिंग क्या है, तो बोले मैनुअल एंड जो फ्लोरा है वो दोनों ही प्लांट के लिए यूज होते हैं, दोनों ही ऐसी बुक हैं जो एक एरिया के अंदर प्लांट्स के बारे में बताती हैं, बट क्या बताती हैं ये डिफरेंस है। तो बोले फ्लोरा गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स, ठीक है फ्रेंड्स, एंड मैनुअल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज कौन कौन सी हैं उस एरिया के अंदर ये बताता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर उसकी सारी स्पीसीज को बताता है, और ये एरिया के अंदर पर्टिकुलर जो प्लांट है उसका हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको ये स्पेशली ध्यान रखना है कि दीज 9 आर स्पेशली लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, ये 9 एड्स हैं। स्पेशली फर्स्ट वन इज हर्बेरियम हमने पढ़ा, फिर उसके बाद में बोटानिकल गार्डन पढ़ा, म्यूजियम पढ़ा, जूलॉजिकल पार्क्स पढ़ा, कीज है ना, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, दे आर इंपॉर्टेंट। NCERT में जो भी मैंने स्टेटमेंट जो बताया इंपॉर्टेंट है उनको स्पेशली आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वही एज इट इज ऑप्शन में यूज होता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स इसका पहले आप स्नैपशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्पेशली जो फ्रेश स्टूडेंट है उनके लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लिविंग वर्ड है वो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। भले ही हमने इसको 5 पार्ट्स में पढ़ा, क्योंकि अगर हम इसको 2 आवर्स की एक सिंगल क्लास में अगर पढ़ते तो आपके लिए वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता, आप लगातार उस वीडियो को नहीं देख पाते, इसलिए हमने इसको स्मॉल पार्ट्स में डिस्कस किया एवरी पोर्शन को। तो ये 5 पार्ट्स हमारी कंप्लीट हो गया, हमारा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो एक बेसिक चैप्टर है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो बच्चे का कई बार वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा अनटच रहता है इन चीज़ों से, जैसे जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं स्पेशली इनसे अनटच रहता है स्टूडेंट, तो वहाँ से जो क्वेश्चन आता है उसका रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये जो चैप्टर है कंप्लीट है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम इससे रिलेटेड जो भी बेसिक और कंसेप्टिव क्वेश्चन है NCERT बेस्ड उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो लगातार बने रहने के लिए जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी आपको। मैं अपनी तरफ से सारा जो कंटेंट है ये NCERT बेस्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे ना सोचें कि बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहे या फिर केवल NCERT पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स NCERT से ही पेपर जब आना है ना, 90-80% जब NCERT से पेपर आएगा तो हम उसी को पढ़ें, तो फ्रेश स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है। तो आप इसको आराम से पूरा एक तरीके से क्लास को ध्यान से सुनिए, और जहाँ पर भी आपको लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट मैंने जो स्टेटमेंट्स जनरेट किए हैं, इंपॉर्टेंट कुछ थिंग्स बताई हैं, तो उनको स्पेशली आप अपने एज ए शॉर्ट नोट बना लीजिए, या फिर जो स्नैपशॉट लिए हैं इनको आप एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।